आज हम लोग यूनिट 1 में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो सब लोग जानते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन। ये होता क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन? तो चलिए हम लोग शुरुआत से देखते हैं। जो जो आपको टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ना है उसको हम लोग शुरू से। सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग जाने से पहले आप जानिएगा 4 वर्ड। कॉस्ट क्या होता है, कॉस्टिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, और कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है। जब आप चारों वर्ड को समझ जाएंगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग का बिल्कुल कॉन्सेप्ट अलग समझ जाएंगे। और कॉस्ट अकाउंटिंग एक अलग दुनिया है। सबसे पहले ये जानना होगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग कहाँ पे लगाएंगे, कौन सी इंडस्ट्री में कॉस्ट अकाउंटिंग लगता होगा। क्योंकि अकाउंटिंग के 3 ब्रांचेज हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। 3 ही ब्रांचेज है। तो हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी पढ़ चुके हैं, जिसमें आप कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट, वो सब हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर पढ़े थे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जा रहे हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक अलग अकाउंटिंग का फील्ड है, बोला जा सकता है। अगर पूछेगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, तो ये अकाउंटिंग का एक अलग फील्ड है, सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग है, ये उप क्षेत्र है। मतलब लेखांकन अगर आप सीख रहे हैं तो एक ऑप्शन आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग का होता है, एक ऑप्शन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का होता है, एक ऑप्शन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का होता है। जो लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग करना चाहते हैं उसको MBA करना पड़ता है, जो लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं वो चार्टर्ड बनते हैं, और जो कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं वो CMA करते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग मेनली मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में लागू होता है। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट लगता है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में लगता है, जहाँ पे सामान बनाया जाता है, प्रोडक्शन इंडस्ट्री में लगता है। अब जहाँ पे सामान बन रहा है वहाँ पे जो अकाउंटिंग टेक्निक लगेगा वो लगेगा कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का इस्तेमाल कहाँ पे होगा, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इस्तेमाल कहाँ होता है, ट्रेडिंग कंसर्न के लिए। यानी ऐसा बिजनेस जो ट्रेडिंग बिजनेस करता है वहाँ लगेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और ऐसा बिजनेस जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करता है वहाँ लगेगा कॉस्ट अकाउंटिंग। ये ध्यान दीजिएगा। और जो ये दोनों के बाद एक आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो इसको मैनेज करने में यूज़ होता है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ऐसे बिजनेस का जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, जहाँ पे कुछ सामान बनाया जा रहा है, वहाँ पे लगेगा कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग कहाँ पे लागू होता है वो हम लोग देख लिए, किस जगह पे इसका यूटिलाइजेशन। अब सोचिए देश में कितनी सारी फैक्ट्रियाँ हैं, कितने सारे इंडस्ट्रीज़ हैं। सारी फैक्ट्रियों में, सारी इंडस्ट्री में जो अकाउंटिंग का यूज़ इस्तेमाल होगा वो होगा कॉस्ट अकाउंटिंग। और इसका मेन पर्पस होता है डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट, कि कैसे आप किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेनली यूज है डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट के लिए और कॉस्ट कंट्रोल के लिए। दो ही इसका उद्देश्य है। कॉस्ट अकाउंटिंग एक अलग अकाउंटिंग बना, एक अलग फील्ड बना अकाउंटिंग का, लेखांकन का अलग क्षेत्र बना। उसके पीछे कारण है कि हम लोग चाहते हैं कि जिस सामान को हम बना रहे हैं उसका कॉस्ट क्या है, और उसमें कैसे हम कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे। लागत पर नियंत्रण करना और लागत का निर्धारण करना, ये 2 ही उद्देश्य है कॉस्ट अकाउंटिंग का। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग जो बनाया गया है बस 2 ही पर्पस के लिए बनाया गया है, कि हम कैसे किसी वस्तु का कॉस्ट डिटरमाइन करेंगे। अब ये पेन बना, मार्कर बना, तो इसका कॉस्ट कैसे तय करेंगे, क्योंकि सब काम अलग अलग प्रोसेस में हुआ है, सब काम अलग अलग तरीके से हुआ है, तो उसका कॉस्ट डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने की जरूरत है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का 2 ही उद्देश्य मेनली, कि कॉस्ट का डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, लागत का निर्धारण कैसे करेंगे, और दूसरा है कि आप कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि कम से कम लागत में सामान को बना दे, उसके लिए आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना पड़ेगा। और कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए हमारे यहाँ भारत में बहुत ही अच्छा एक डिग्री है, कोर्सेस है, जिसको हम लोग बोलते हैं CMA, कॉस्ट अकाउंटिंग का एक्सपर्ट। और जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बाकी सारे अकाउंटिंग को ऑडिट करने का जिम्मा, उसको अंकेक्षण करने का जिम्मा, ऑडिटिंग हम लोग पढ़ चुके हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को ऑडिट जो करेगा वो करेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट, और CMA जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑडिट करता है। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑडिट करने का जिम्मा किसका है, CMA का। CMA स्पेशली ऑथराइज्ड है ना, विशेष कर निर्धारित किया गया, निश्चित किया गया कि कॉस्ट अकाउंटिंग यानी कॉस्ट से रिलेटेड जहाँ भी अकाउंटिंग हो रहा है उसका ऑडिट करेगा CMA। ये CMA के पास पावर होता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, टाटा भी मैन्युफैक्चरिंग के कार बनाती है। सारे देश में देख लीजिए तो हर जगह पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जहाँ कुछ तो कुछ बन रहा है, तो जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वहाँ भी तो ऑडिट करना पड़ेगा, उसका भी अकाउंटिंग करना पड़ेगा। तो उसका काम है CMA का। इसलिए CMA का एरिया थोड़ा छोटा हो जाता है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग तक ही सीमित रहता है, और चार्टर्ड का एरिया बड़ा हो जाता है। इसलिए CMA जो जाते हैं वो सबका ऑडिट कर सकता है, लेकिन जो CMA होता है वो केवल मैन्युफैक्चरिंग का ऑडिट कर सकता है। चार्टर्ड तो एयरपोर्ट का भी ऑडिट कर देता है, सेफ्टी ऑडिट,
कि एयरपोर्ट आपका सेफ़ है या नहीं सेफ़ है। वो कार का भी ऑडिट कर देता है, सेफ्टी ऑडिट, तो वो किसी का भी ऑडिट कर सकता है। उसके पास ज़्यादा एरिया है ऑडिट का और इसके पास थोड़ा कम एरिया है उससे ऑडिट का, लेकिन ये सिर्फ स्पेशली रिलेटेड है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए। और अभी इसका फ्यूचर इसलिए अच्छा है भारत में, क्योंकि भारत मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की बात कर रहा है कि इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा भारत में लगेगी, तो जितनी इंडस्ट्री लगेगी उतनी CMA की आवश्यकता पड़ेगी। कोई दिक्कत है? तो हम लोग देख लिए कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। अब हम लोग देख रहे हैं ये 4 वर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको जरूरी मिलेगा। तो सबसे पहले कॉस्ट बताइए क्या होता है? इसको लागत बोलते हैं। क्या होता है? बोलते हैं अमाउंट स्पेंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उत्पाद तथा सेवाओं के उत्पादन पर किया गया व्यय। थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिक चीज़ समझ गए। कॉस्ट अकाउंटिंग कहाँ पे इस्तेमाल होगा? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में इस्तेमाल होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए अलग से ध्यान दीजिएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलग से बनाए हुए हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग का अलग स्टैंडर्ड बनाया हुआ है और उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करके CMA ऑडिट करेगा। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अलग स्टैंडर्ड है, ICA बनाया ना, 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोग पढ़ते थे, अभी 29 चल रहा है। तो इसी तरह से CMA जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करेगा वो अलग है। कॉस्ट अकाउंटिंग का दुनिया ही अलग है। समझिए, अभी तक अगर आप पीछे पढ़ चुके हैं BCom में तो आपको आइडिया लगेगा, नहीं तो अभी तक इसका कोई कहीं से कोई सुराग आपके पास नहीं है। तो अलग फील्ड ऑफ अकाउंटिंग है यहाँ पे। अच्छा, क्या यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम लगेगा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम? कॉस्ट अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम लगता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में भी डबल एंट्री सिस्टम लागू होता है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के वर्ड्स जो यहाँ यूज़ ही नहीं होंगे, यूजलेस हो जाएंगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इस्तेमाल करते हैं ना, अगर ट्रेडिंग PL बनाते हैं तो वहाँ भी लिखते हैं। यहाँ पे बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई रोल नहीं है, यहाँ डिविडेंड का कोई रोल नहीं है, यहाँ इनकम टैक्स का कोई रोल नहीं है, यहाँ इनकम टैक्स का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सब बनने के बाद लगता है। ये सामान बनेगा उसके बाद ना टैक्स लगेगा, तो बनने तक तो टैक्स का कोई लेना देना नहीं है। इनकम टैक्स का कोई लेना देना नहीं बनने तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई लेना देना नहीं। तो जिसका कंट्रोल एंड कमांड बनने से पहले का खर्च है वो जोड़ेंगे यहाँ पे, और जो खर्च बनने के बाद हुआ है उसका यहाँ कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे आपको आइटम्स मिलेंगे जिसको हम कॉस्ट अकाउंटिंग में इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो कॉस्ट अकाउंटिंग का आइटम्स ही नहीं है। तो हम लोग एक करके डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे आइटम्स है जिसको कॉस्ट अकाउंटिंग में इग्नोर करेंगे, लेंगे ही नहीं, क्योंकि पूछ देगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग में आएगा या नहीं आएगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत सारे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सारे आइटम आता है। इस दुनिया का जितने खर्चे इनकम है सब फाइनेंस में चला जाएगा, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में सारा नहीं आएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग में सारा एक्सपेंडिचर और इनकम नहीं आता है। तो चलिए पहला देखिए कॉस्ट क्या होता है। सब लोग जानते हैं किसी सामान को बनाने के लिए, अगर इसको मैन्युफैक्चर करने के पीछे जो भी पेमेंट हुआ होगा वो सारे पेमेंट को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? कॉस्ट। तो बोल रहा है कि अमाउंट स्पेंड, कितना खर्च हुआ है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जितना किसी वस्तु के या सेवा के यानी गुड्स एंड सर्विसेज के निर्माण के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, बनाने के लिए जो भी पैसा खर्च हुआ है वो सारा खर्च क्या कहलाता है? कॉस्ट कहलाता है। तो कॉस्टिंग क्या है? कॉस्टिंग क्या है? कॉस्टिंग एक टेक्निक है, ध्यान दीजिएगा। कॉस्टिंग इज अ टेक्निक टू असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। बोलता है कॉस्टिंग इज अ टेक्निक फॉर असरटेनिंग अ कॉस्ट, या असरटेनिंग कॉस्ट कर दीजिए, मतलब है लागत निकालने की, लागत निर्धारण करने की तकनीक कॉस्टिंग कहलाती है। कॉस्टिंग को हम लोग लागत लेखांकन बोलते हैं, इसका लेखांकन नहीं बोलते, इसका हिंदी होता है लागतांकन होता है। टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्टिंग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, दोनों अलग अलग वर्ड है। कॉस्ट अकाउंटिंग समझ गए, कॉस्ट समझ गए, कॉस्टिंग समझ गए। तीसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग, बोलता है इट मीन्स रिकॉर्डिंग द कॉस्ट
लागत को लिखने की प्रक्रिया लागत लेखांकन कहलाती है। और कॉस्ट अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है? कंपेयरिंग बोल सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यह लागत के मानकों के आधार पर देख लीजिए, पहले चारों के डिफरेंसेस को समझ लीजिए, लिखने का काम आराम से करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएं कि कॉस्ट अकाउंटिंग मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में इस्तेमाल किया जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग एक अलग दुनिया है, अलग फील्ड ऑफ अकाउंटिंग है, यानी अकाउंटिंग के अलग अलग फील्ड हैं, उसमें से 3 फील्ड होते हैं। अकाउंटिंग के 3 ही फील्ड होते हैं, पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग और तीसरा कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये अलग सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग की एक अलग दुनिया है जिसमें हम लोग इंटर किए हैं। तीसरा, इसके अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलग होते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलग होते हैं। वो ICAI द्वारा मिला हुआ है, जो हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32 पढ़ते हैं, वो इसमें इस्तेमाल नहीं होगा। इसका कॉस्ट अकाउंटिंग का अपना स्टैंडर्ड्स होता है, उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप काम करते हैं। इसका जो ऑडिट करता है, इसका जो पूरा हिसाब किताब देखने का सबसे टॉप बॉडी है, उसका नाम है CMA। यानी अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको CMA करना पड़ेगा। अगर आप CMA करेंगे तभी आप कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑडिटर बन सकते हैं और कॉस्ट अकाउंटिंग का एक्सपर्ट बन सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस 2 ही है। पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट। पहला हम लोग ये कोशिश करेंगे कि किसी वस्तु का कॉस्ट कैसे निकालेंगे। दूसरा बोलता है कॉस्ट कंट्रोल कैसे करेंगे। और तीसरा एक और चीज़ बता सकते हैं, पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालेंगे। एक कॉस्ट बताइए, इसमें एक पेन का कीमत कैसे निकला होगा? पहला तो कीमत टोटल निकला, फिर एक पेन का कीमत निकला, और हम कैसे इस पेन को, बताइए अगर ये पेन 18 रुपये में बन रहा है तो कंपनी कॉस्ट अकाउंटेंट को बोलेगी कि भाई 18 रुपये इसका कॉस्ट पड़ रहा है, हम कैसे इसको 16 रुपये में बना दें। क्योंकि प्रॉफिट कमाने के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो अपने सेल्स को बढ़ा दीजिए। प्रॉफिट कमाने के 2 तरीके, या तो अपने सेल को बढ़ा दीजिए। अब बताइए 18 रुपये में बन रहा है और 20 में बिक रहा है, कंपनी बोली हमको प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है, तो कॉस्ट अकाउंटेंट बोलते सर सेलिंग प्राइस बढ़ा दो, 22 में बेचो। क्या ये संभव है? 22 में बेचेंगे तो मेरे जैसे कितने कंपटीटर हैं जो 20 में ही बेच रहे हैं, तो हम उजड़ जाएंगे मार्केट से। तो ये पॉसिबल नहीं कि हम अपनी मर्ज़ी से रेट बढ़ा दें, यानी अपने शर्तों के साथ सामान बेचेंगे। ऐसी कोई कंपनी नहीं एप्पल को छोड़ के। तब उसके लिए बहुत बड़ा ब्रांड बनाना पड़ेगा अपने आप को, कि अपने शर्तों पर आप सामान बेच देंगे, जो हम चाहेंगे वो प्राइस में सामान बेचेंगे। तो वो अलग दुनिया होता है। जहाँ कंपटीशन होता है वहाँ पे आप ये काम नहीं कर सकते हैं कि प्राइस बढ़ा के और प्रॉफिट लें। तो क्या किया जा सकता है? प्रॉफिट हमको कमाना है, 20 से 22 कर नहीं सकते हैं, सब लोग 20 में बेच रहे हैं, हमको भी 20 में बेचना पड़ेगा। तो दूसरा तरीका है प्रॉफिट कमाने का, कॉस्ट कम कर दीजिए। अगर 18 में बन रहा है, 20 में बेच रहे, 2 कमा रहे। अगर हम ये 16 में ही बना देंगे और 20 में बेचेंगे तो 4 कमाएंगे ना। तो इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, तो कैसे हम डिक्रीज़ करेंगे कॉस्ट को, उसके पीछे ध्यान देता है कॉस्ट अकाउंटेंट, कि कैसे हम इसका कॉस्ट डिक्रीज़ करेंगे। ये काम कीजिए, इसको बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल करना। और जब तक कॉस्ट कंट्रोल नहीं होगा आपका मार्जिन बढ़ेगा नहीं। आपका मार्जिन अगर बढ़ाना है तो कॉस्ट को कंट्रोल करना सीखिए। और कॉस्ट को कंट्रोल करने के बहुत सारे टेक्निक है, जो भी हम आप बताएंगे आगे कि कौन कौन से टेक्निक है कि हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। अलग अलग तरीके लगा के हम लोग अपने कॉस्ट को डिक्रीज़ करेंगे, मिनिमाइज़ करेंगे अपने लागत को। अब उसके आगे हम लोग को देखना है कि कॉस्ट अकाउंटिंग जब पढ़ेंगे तो 4 वर्ड से आपका सामना होगा। पहला वर्ड होता है कॉस्ट, जो आप लोग सब जानते हैं। कॉस्ट का मतलब क्या है? किसी सामान को या किसी गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के पीछे जितना पेमेंट होता है, सारा पेमेंट कॉस्ट कहलाता है, लागत कहलाता है। अब इस मार्कर को बनाने के लिए जो भी पेमेंट किया गया, इसका मटेरियल का खर्चा किया गया। अच्छा, क्या क्या कॉस्ट में शामिल होता है बताइए, कि कौन कौन से खर्चे होते हैं कॉस्ट में? 3 मेजर खर्चे बताइए। पहला होता है मटेरियल, दूसरा लेबर और एक्सपेंसेज। और क्या होता है? मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेज इक्वल टू कॉस्ट, और कुछ होता ही नहीं। मटेरियल होता है प्लस लेबर प्लस एक्सपेंसेज, यानी इसमें कुछ मटेरियल लगा होगा, कुछ लेबर का खर्च लगा होगा और कुछ अलग से एक्सपेंडिचर लगा होगा, ओवर हेड जिसको हम लोग बोलते हैं, अलग से कुछ खर्च हो गया होगा। ये तीनों को जोड़ देंगे तो इसका कॉस्ट निकल जाएगा। तो बोलता है कि अगर सारे खर्चे को जोड़ दिया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
कोस्ट का मतलब है जितना आप पेमेंट कर रहे हैं। मान लीजिए मटेरियल पर जितना पैसा दिए, लेबर पर जितना पैसा दिया और एक्सपेंस पर जितना पैसा दिया, तीनों को जोड़ देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा? कोस्ट निकल जाएगा। तो कोस्टिंग क्या होता है? कोस्टिंग बोलता है कोस्ट निकालने का टेक्निक, कि किसी सामान का लागत आप कैसे निकालेंगे, ये निकालने की जो तकनीक है वो कहलाती है कोस्टिंग। अब कौन कौन से टेक्निक है इसमें कोस्ट निकालने की? तो पहला टेक्निक का नाम बता देते। बताइए, बिल्डिंग बनाने वाला, अपार्टमेंट बनाने वाला बिल्डर अपना कोस्ट कैसे निकालता होगा? कैसे उसको मालूम? आज भूमि पूजन कर रहा है, बिल्डिंग बना नहीं है, एक भी ईंट नहीं गिरा है। आज भूमि पूजन कर रहा है, बिल्डिंग बना भी नहीं है, एक ईंट भी समझो नहीं डाला है वो। उसके बाद भी आप उससे पूछने जाए भैया कैसे दोगे, तो बता देता है कि 2700 रुपये स्क्वायर फीट हम दे देंगे। उसको कैसे मालूम कि हम यहाँ बिल्डिंग खड़ा कर देंगे तो 2700 रुपये स्क्वायर फीट में इतना सारा सुविधा देने के बाद, टाइल्स वगैरह लगाने के बाद अपना कुछ बच जाएगा? हम और आप वहाँ बैठेंगे तो दे पाएंगे? 2700 में भी डर लगेगा, पता नहीं। अच्छा, इतना हिम्मत बिल्डर कैसे कर लेता है? सोचिए, आज वो बोल रहा है, क्या आज ही बना देगा बिल्डिंग? आज अगर हम बोल रहे हैं कि हम आपको 2700 रुपये स्क्वायर फीट में दे देंगे तो बिल्डिंग 5 दिन में बन जाएगा? नहीं बनेगा। 1.5 2 साल लग सकता है, 3 साल तक जा सकता है। अब बताइए, आज सीमेंट का रेट है 475 रुपया, 3 साल बाद सीमेंट का रेट 475 ही होगा। तो आपको तो इस बात को भी ध्यान रखना होगा ना। जब उसमें बढ़ जाएगा तो उसमें फिनिशिंग का टाइम जब आएगा प्लास्टर करने का, तो सीमेंट महंगा, बालू महंगा, लेबर भी महंगा, कैसे आप मैनेज करोगे? तो कोई तो तरीका होगा कि बिल्डर को कोई बता देता होगा कि इतने रुपए में आपका सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा। आज सरकार टेंडर निकाली पुल बनाने का, 3 किलोमीटर लंबा पुल है, सबसे बड़ा पुल बनाना है दुनिया का। हो सकता है 3 किलोमीटर से ज़्यादा, हम लोग जीके जीएस नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन मान लेते हैं कि सबसे बड़ा 3 किलोमीटर का पुल बनाना है। क्या ये 2 दिन में बन जाएगा? आज सरकार आज टेंडर निकाली तो आज के लागत के हिसाब से निकाली, अब बनने में हो सकता है 5 साल लग जाए। तो 5 साल मतलब 4 साल बाद क्या कॉस्ट होगा? सीमेंट का, लेबर का, बालू का, सबका कॉस्ट अलग होगा। अब हम कैसे, ये जो ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, उस ठेके को कैसे लेगा? कैसे हिम्मत कर पाएगा वो कि हम इतने में पुल बना भी देंगे और बचा भी लेंगे? वो भी नितिन गडकरी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, कोई है ना, इंजीनियर को कमीशन वमीशन नहीं देना है। कैसे बचाएगा वो? कैसे हिम्मत करेंगे? अगर आप कॉन्ट्रैक्टर होंगे, नितिन गडकरी आपको बोले L&T नाम की कंपनी है, वो सीधा डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट से ले लेती है। वो कोई इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर और जेई और है ना सीनियर इंजीनियर को कमीशन नहीं देती है, डायरेक्ट सरकार से ले लेती कॉन्ट्रैक्ट। तो उसको कैसे मालूम कि हमको इस प्रोजेक्ट में फ़ायदा होगा या घाटा होगा, ये प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है और नहीं है? तो उसके लिए वो कॉस्ट अकाउंटिंग करता है। और वो कॉस्ट निकालने का जो टेक्निक होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? कॉस्टिंग। अब बिल्डिंग बनाने का कॉस्ट अलग तरीके से निकलेगा, बिल्डिंग बनाने का कॉस्ट अलग तरीके से निकलेगा, पेन बनाने का कॉस्ट अलग तरीके से निकलेगा। कोई दिक्कत है? चीनी बनाने का कॉस्ट अलग तरीके से निकलेगा, कपड़ा बनाने का कॉस्ट अलग तरीके से निकलेगा। और ये जो गाड़ियाँ चलती है ना, आप बस चलाते हैं ना, तो कैसे आपको मालूम कि यहाँ से अगर हमको अचानक, जैसे आपकी बस रोज़ यहाँ से रांची जाती आती है, तो आप फिक्स हो गया कितना खर्चा होता है, इतना लेंगे आप। यहाँ से बारात रांची जाना हो ना, तो आप आराम से उसका कॉस्टिंग बता देंगे। लेकिन बताइए, यहाँ से हम बुक किए कि बारात जाना अमृतसर पंजाब, तो आपको कैसे मालूम कि कितना मेरे से लोगे कि आपका बच जाएगा? बस किलोमीटर के आधार पर टोल टैक्स है, किलोमीटर है, उसमें टायर आपका घिसेगा, डेप्रिसिएशन है, मोबिल जाएगा, ये सब कुछ जोड़ना पड़ेगा ना। ड्राइवर मेरा इंगेज हो रहा है 3 दिन, गाड़ी 1 दिन इंगेज हो रहा है, सब कुछ कॉस्टिंग करके। जो सही आदमी होगा ना, जो कॉस्ट अकाउंटिंग जानता है, वो परफेक्ट पैसा लेगा। और जो कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं जानता ना, वो कम पैसा लेगा और वो लुटा जाता है, उसको पता नहीं चलता है। आप देख लीजिए, ओला उबर कर लीजिए, वो कॉस्ट अकाउंटिंग का मास्टर आदमी होता है, 1 सेकंड का कीमत जोड़ देगा। और आप प्राइवेट गाड़ी ले लीजिए, देखिए कोई कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं है उसका, वो खाली यहाँ से जोड़ेगा कि रांची इतना किलोमीटर, इतना डीजल लग जाएगा या पेट्रोल लग जाएगा, और इतना टोल टैक्स एक रांची में है उतना लग जाएगा, प्लस अपना खर्चा 800 रुपये अपना ले लिया पैसा। बोला सर इतना रुपये में हम चल जाएंगे। उसको आप बुलाइए सुबह 8 बजे रहेगा, आप पहले 10 बजे जाइए, लेकिन 8 बजे से खड़ा रहेगा बाहर। कितना टाइम वेस्ट कर रहा है सोच लीजिए, 2 घंटे अपने जीवन का ख़त्म कर दिया। आप ओला उबर में ऐसा करके देखिए, 1 सेकेंड अगर 1 मिनट एक्स्ट्रा हुआ तो 3 रुपये एक्स्ट्रा जोड़ता है। खड़ा करो, कितना हिम्मत है। वो 1 सेकेंड अगर 1 मिनट एक्स्ट्रा रोक दिए अपने ड्राइवर को, खड़ा है गाड़ी और आप बाहर निकल रहे आराम से बाबू साहब जैसा, तो 3-3 रुपये जोड़ते जाएगा जितना मिनट आप लेट करेंगे, क्योंकि वो मानता है कि उतना मिनट मेरे ड्राइवर कहीं जाता दूसरी जगह और शिफ्ट कर देता किसी को, हाँ या नहीं। इसलिए देखिएगा, ओला उबर जब कोई लेता है तो पहले रोड पर तैयार होकर खड़ा होइए, तब आप करिए तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो जितना लेट होगा ना उतना पैसा जोड़ते जाएगा, क्योंकि वो कॉस्ट अकाउंटिंग को समझता है। वो गलत नहीं कर रहा है, वो कॉस्टिंग को समझ रहा है कि मेरे ड्राइवर का कॉस्ट क्या जा रहा है, लागत कितना जा रहा है। तो जो व्यक्ति इस चीज़ को समझता है, वो हर एक चीज़ पर कॉस्ट लेगा।
और जो नहीं जानता उसको 2 घंटा भी खड़ा कर दिया, बोले भैया आप आराम से आइए, हम खड़े हैं बाहर, कोई दिक्कत नहीं। उसको नहीं मालूम कि मेरा क्या कॉस्ट जा रहा है, मेरा क्या समय बीत रहा है, इतने देर में हम क्या कर सकते थे। उसको लगता है कि एक बुकिंग मिल गया दिन भर में काफ़ी है। और ओला उबर जो है 5 बुकिंग 10 बुकिंग उसी गाड़ी से कर रहा है, तो उसका कॉस्ट क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है कि हम उतनी ही लागत में काम कर रहे हैं ज़्यादा। इधर से गए, उधर से देखिएगा, उधर से रांची वाला खाली आता है, जबकि ओला उबर क्या करता है, इधर से छोड़ने जाता है तो उधर से भी लेकर आता है, तो उसका कॉस्ट कम हुआ कि नहीं हुआ। पैसा तो उसी से दोनों तरफ का लिया, अब वो कम लागत में दे रहा है। अगर प्राइवेट गाड़ी लेके जाएगा तो 700 रुपये लेगा, और ये बोलता है हमको 400 रुपये दे दो ना, 350 जाने का 50 रुपये एक्स्ट्रा भी ले रहे हैं, और फिर उधर से सवारी लेकर जा रहे हैं। तो ये कॉस्टिंग होता है। तो ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट डिटर्मिनेशन, कॉस्ट निकालने का जो टेक्निक होता है कि कैसे आप कॉस्ट निकालेंगे, उसको बोलते हैं कॉस्टिंग। पुल बनाने का कॉस्ट अलग तरीके से निकलेगा। अच्छा, ये बिजली कंपनी का कॉस्ट अलग तरीके से निकलता है, ये भी तो कॉस्टिंग करता है। 1 यूनिट में कितना आपसे लेगा, सरकार को देना पड़ता है रिपोर्ट कि 1 यूनिट का खर्च आपका कितना आ रहा है और कितना आप 1 यूनिट का कॉस्ट लेंगे। तो इसका कॉस्ट निकालने का तरीका अलग है। पेन जैसा मत निकाल दीजिएगा, पेन का अलग निकलता है, इसका अलग निकलता है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। जो जितना यूज़ करेगा, कंज्यूम करेगा उतना। अच्छा, बस वाला कैसे लेता होगा भाड़ा, यहाँ से रांची का तय कर लिया और पता चला कुछ लोग पहले ही उतर जाते हैं, तो उनका भाड़ा कैसे लेता होगा, किलोमीटर के आधार पर। अच्छा, पीछे बस खाली रहा तो एक आदमी का कैसे तय करता होगा, किलोमीटर के आधार पर। वो तो पूरा सीट अगर उसके पास 50 है तो टोटल कैलकुलेट करता होगा 50 सीट का, और देखिएगा बस में ज़्यादातर पीछे सीट खाली रह जाती है, तो कैसे उसको लॉस नहीं होता है। नहीं, वो 80% सीटिंग कैपेसिटी लेता है, जितना उसके पास सीट है ना उसका 80% ही मानता है कि मेरा भरा हुआ रहता है, तो 80% कैलकुलेट करता है, और 80% यानी 80% सीट पर ही वो अपना भाड़ा कैलकुलेट करता है। 20 जो खाली जा रहा है ना, ये मत हम लोग बस में देखते हैं कि पीछे खाली जा रहा है, पागल आदमी है ये। हम लोग सोचते हैं मालिक बर्बाद हो रहा है, नहीं है, वो उसका कॉस्ट आप ही से जोड़ लिया है। वो खाली जो जा रहा है सीट, उसका कॉस्ट आप ही से ना जोड़ा है, क्योंकि 80% सीटिंग कैपेसिटी का वो निकाल रहा है, तो 20% खाली मान के चल रहा है। 20% अगर भर गया तो बस मालिक को एक्स्ट्रा फ़ायदा हो गया, क्योंकि उसका भाड़ा आपसे ऑलरेडी ले चुका है, तो ये 20% का एक्स्ट्रा बेनिफिट उसको हो गया। तो सबका कॉस्ट अलग अलग तरीके से निकलता है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, तो पहला है कि टोटल जितना खर्चा पेमेंट करेंगे वो कॉस्ट का लाएगा। कॉस्ट निकालने का जो टेक्निक होगा उसको कॉस्टिंग बोलेंगे। और उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे। निकाल तो दिए सर कि हम पुल बनाने का कॉस्ट ऐसे निकालेंगे, तो लिखेंगे कैसे, लिखने का भी तो तरीका होना चाहिए ना। तो जो लिखने का तरीका है, रिकॉर्डिंग का तरीका है, वो कहलाता है कॉस्ट अकाउंटिंग। और कॉस्ट अकाउंटेंसी CMA का काम है। वो देखेगा कि आपने जो कॉस्ट अकाउंटिंग किया है, कॉस्ट को रिकॉर्ड किया है, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स किया है कि नहीं किया, मानक के अनुसार किया है कि नहीं किया। तो CMA क्या करता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट चेक करता है कि व्यक्ति जो अपना कॉस्ट अकाउंटिंग किया है वो नियम के हिसाब से सही है कि नहीं, इसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से सही है नहीं, कि स्टैंडर्ड के हिसाब से सही है कि नहीं है। ये सब कुछ चेक करने का काम क्या है, कॉस्ट अकाउंटेंसी का। ये 4 अलग अलग वर्ड थे। अब हम लोग पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग ही पढ़ रहे हैं, ये तीनों चीज़ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ये चीज़ ये हमको पढ़ना पड़ेगा। कॉस्टिंग जैसे यूनिट कॉस्टिंग, टेंडर कॉस्टिंग आप पढ़े होंगे, याद है, टेंडर कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो वहाँ कॉस्टिंग वर्ड होता था, कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक कॉस्ट निकालने का तरीका है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एक कॉस्ट निकालने का तरीका है कि कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट कैसे निकालेंगे। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होगा, लागत लेखांकन के उद्देश्य। पहला क्या होगा बताइए, ऑब्जेक्टिव क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा, सबसे पहला है टू डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, कुल लागत का निर्धारण करना। अच्छा, दूसरा है टू डिटर्मिनेशन कॉस्ट पर यूनिट या टू फाइंड आउट कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट समझते हैं ना, एक इकाई का लागत क्या है, प्रति इकाई लागत ज्ञात करना। तीसरा पर्पस क्या है, कॉस्ट कंट्रोल।
लागत नियंत्रण करना। तीसरा काम है कॉस्ट कंट्रोल करना, कैसे कॉस्ट को आप कंट्रोल करेंगे। और बताइए कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस क्या है। ये तीन समझ गए। सबसे पहला काम क्या है कि आप किसी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग का टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, पहला तरीका। दूसरा क्या है कि कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे, एक पीस का कितना, टोटल कॉस्ट तो निकल जाता है, एक पीस का कितना। अब कोई मिठाई बनाने वाला कॉस्ट निकाल रहा है तो टोटल कॉस्ट तो समझ में आ जाएगा, दूध इतना, चीनी इतना, लेबर का कॉस्ट इतना, सारा कुछ जोड़ के बता दिया कितना खर्च पड़ेगा। तो एक पीस मिठाई का कितना, कोई बोला कि हमको एक ही पीस दो या 5 पीस दो, तो कैसे पता चलेगा एक पीस का कितना। तो क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट को जितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ है उससे डिवाइड कर देंगे, है ना। टोटल कॉस्ट को यूनिट प्रोड्यूस से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो इससे निकल जाता है हम लोगों का कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट कंट्रोल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जहाँ वेस्टेज होगा, कॉस्टिंग में एक बहुत बड़ा चीज़ होता है वेस्टेज। वेस्टेज का जो खर्च होता है ना, वो प्रोड्यूस यूनिट पर डाल दिया जाता है। नहीं समझे, हम मटेरियल डाले थे कि 1000 पीस रसगुल्ला बनेगा, 1000 पीस का मटेरियल लगाए, उसमें जो भी मटेरियल लगाए। अब गलती से जब प्रोडक्शन होने लगा, मैन्युफैक्चरिंग होने लगा, तो पता चला कि रसगुल्ला जो है 985 पीस बना, 50 पीस शॉर्ट कर गया। तो शॉर्ट करने को क्या क्या रीज़न हो सकता है, या तो कोई दूध पी लिया होगा, क्या रीज़न हो सकता है शॉर्ट कर गया। शॉर्ट करने का रीज़न हो सकता है क्योंकि वो मशीन से तो नहीं है ना, साइज़ थोड़ा बड़ा कर दिया, जो साइज़ होना चाहिए था वो कहीं कहीं बड़ा कर दिया, उसके कारण शॉर्ट कर गया। अब इसका जो बोझ है, अब हम तो 1000 पीस का लिए थे कि 1000 पीस हम इतना बनाएंगे, इतना बेचेंगे, तो उस हिसाब से अब हम बताइए 10 रुपये में बोले थे कि एक पीस हम 10 रुपये में बना दे देंगे। अब मेरा साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया तो क्या करें, अब 10 रुपये में दे दें, या बने हुए समोसा जो रसगुल्ला उससे थोड़ा थोड़ा कटिंग कर ले कैंची से, आराम से गोल गोल करके काट लो भैया। कुछ उपाय है, कोई उपाय नहीं। तब अब बताइए कि 1000 पीस का आप कॉस्ट लेके चले थे, लगा था कि 1000 पीस बनेगा तो 10 रुपये के हिसाब से बिकेगा, मेरा इतना आ जाएगा। आप ये सोच के चले थे, बना 985, यानी 50 पीस शॉर्ट कर गया, तो 50 × 10 500 का शॉर्टेज है। अब आप उसको सेम रेट में बेच दीजिएगा तो आप बर्बाद हैं। कैसे कंट्रोल करेंगे, ये तरीका यहाँ पढ़ाते हैं। बहुत सरदर्द है कॉस्ट अकाउंटिंग, इतना आसान नहीं है। आप चले जाइए मेस में और देखिए, उसको पूछिए कि जितना तुम आटा ये लगाए हो भैया, इससे तुम कितना रोटी बना सकते हो। उसको मालिक बोलता है कि हमको इतना रोटी चाहिए, तो उस हिसाब से पेपर जैसा बनाएगा ना, क्या करेगा उतना रोटी। अगर उससे ज़्यादा बना दिया तो सरप्लस, इसको बोलते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट, शाबाशी मिलता है, शाबाश तुम इतने ही पीस से ज़्यादा रोटी बना दिया। इसका मतलब है कि बहुत ही पतला कर दिया होगा। कस्टमर को गिनती करना है कि 5 रोटी हम देंगे मेस में, तो 5 गिन लिया। अब पेपर जैसा रहे कि फिर मोटा रहे, उससे कोई लेना देना नहीं। तो यही बात होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। लेकिन कुछ कंपनियां अपने कॉस्ट अकाउंटिंग को कंट्रोल करने के चक्कर में क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। लेकिन एक बात ध्यान देना है कि आपको कॉस्ट को रिड्यूस करना है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्रॉम क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ये ध्यान दीजिएगा कॉस्ट कंट्रोल में। चलिए 3 ही हम लोग लिखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने कॉस्ट को ऐसे कंट्रोल करेंगे जिसमें क्वालिटी और क्वांटिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, नहीं तो उजड़ जाएंगे आप। पता चला लागत बचाने के चक्कर में एकदम क्वालिटी को घटिया करते जा रहे हैं, तो कोई कस्टमर आपके सामान को नहीं खरीदेगा। तो क्वालिटी भी चेंज नहीं करना है, क्वांटिटी भी चेंज नहीं करना है, और कॉस्ट को कंट्रोल करना है, कम करना है। कैसे कर सकते हैं बताइए, कौन सा तरीका है इसका। क्वालिटी भी चेंज नहीं करना है। हम मिठाई की बात करें तो मिठाई का क्वालिटी भी चेंज नहीं करना है, क्वालिटी जैसे पहले देते थे वैसे ही देना है। क्वांटिटी भी, यानी साइज़ भी छोटा नहीं करना है, सेम साइज़ रहेगा, लेकिन फिर भी हमको कॉस्टिंग उसका कम कर देना है। इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं, बताइए क्या कर सकते हैं। हाँ, एक्सपर्ट को रखेंगे, ठीक है। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग के एक्सपर्ट को रखेंगे और कोशिश करेंगे कि उससे हम लोग कंट्रोल करवा सकें, ठीक है। उसके लिए टेक्निक इस्तेमाल किया जाता है। ये बताए भाई साहब कि प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, प्रोडक्शन तो हम बढ़ा देंगे, रसगुल्ला बिकेगा तब ना। प्रोडक्शन तो हम चाहते हैं कि खूब हो। एक समोसा वाला चाहता है कि अगर दिन भर में 1000 समोसा बना देंगे तो उसका कॉस्ट कम पड़ेगा। अगर कोई मेस चला रहा है, 2 आदमी मेस चला रहे हैं, एक के यहाँ 500 कस्टमर है, एक के यहाँ 1500 कस्टमर है, तो ध्यान दीजिएगा 1500 वाला अगर 1 रुपया कम में भी रोटी बेचेगा ना, तो उसको ज़्यादा मार्जिन होगा, क्योंकि क्वांटिटी उसी लेबर से 10,000 में तो लेबर रखा हुआ है, और 10,000 में लेबर रखे 1500 बनवा रहा है, और ये भी 10,000 में रखा है 500 बनवा रहा है, तो इसको बेचारे को महंगा पड़ रहा है। हाँ या नहीं, 500 रोटी डिवाइडेड बाई 10,000 कर दो तो ये महंगा पड़ रहा है आपको। या एक दिन का अगर 500 रुपया दे रहा है तो सोचिए 500 रोटी डिवाइडेड बाई 500, तो 1 रुपया जो है लेबर का कॉस्ट पड़ जा रहा है एक रोटी के ऊपर, और वो 500 रुपया दे के 1500 बना रहा है तो उसका 33 पैसा पड़ रहा है, तो उसको ज़्यादा मार्जिन है, इसको मार्जिन कम है। इसलिए क्वांटिटी बढ़ाना ठीक है, लेकिन क्वांटिटी हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो बिकेगा तभी तो हम बढ़ाएंगे। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए करना चाहिए सबसे पहले आप अपने पूरे कॉस्ट सिस्टम को देखिए
कि मेरा जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका कॉस्ट सिस्टम क्या है, और कॉस्ट सिस्टम में जहाँ जहाँ लगता है कि वेस्टेज है उसको कंट्रोल कीजिए। वेस्टेज क्या क्या हो सकता है, तो डिमांड जितना था, जितना ज़रूरत था उससे ज़्यादा सामान खरीदिए, ये वेस्टेज हो सकता है। एक्सेस मटेरियल नहीं रखना, अभी आपको पढ़ना भी है कि ना तो आपके पास एक्सेस मटेरियल होना चाहिए और ना ही आपके पास शॉर्ट मटेरियल होना चाहिए, यानी ना ही कम होना चाहिए ना ही ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा होने से मेरा पैसा फंस जाता है। अब सोचिए कि अगर 5,000 रुपये का सामान ला के रख दिए, ब्लॉक कर दिए, तो 5,000 ब्लॉक हो गया, उसका इंटरेस्ट हम कहीं दे रहे होंगे, अगर कहीं से वो लाए होंगे पैसा तो उसका इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे, या अपने पॉकेट से लगाएं तो हमको प्रॉफिट मिलना चाहिए, मिल नहीं रहा है, 3 महीना पड़ा हुआ मटेरियल में मेरा पैसा। तो जब हमारा पैसा प्रोडक्टिव नहीं है, कमा के नहीं दे रहा है, तो वो पैसा वेस्टेज है। तो हमको ज़रूरत नहीं था तो नहीं खरीदना चाहिए था उसको। कब खरीदना है, कितना क्वांटिटी खरीदना है, इसके लिए हम लोग लेबल्स पढ़ते थे, आप लोग पढ़े होंगे, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, री ऑर्डर लेवल, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कि कब हमको ऑर्डर देना चाहिए। मिनिमम लेवल क्या होना चाहिए, इससे कम अगर मटेरियल जाएगा तो ऑर्डर दे देना है। एक्सेस कितना रख सकते हैं, उससे ज़्यादा रखना भी नहीं। अच्छा, कम कम रखिएगा तो कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी मिलता है ना उसका बेनिफिट नहीं ले पाएगा। अब एक चाय का दुकानदार एकदम कम रखता है, सुबह आएगा, सुबह चीनी खरीदेगा, जानता है आधा केजी चीनी यूज़ होता है, 2 पैकेट दूध यूज़ होता है, बस अब चाय पत्ती खरीदा और बना के बेच रहा है। मान लीजिए उसी के जस्ट सामने एक बस पंचर हो गई और सब लोग उतरा, बोले चाय बनाओ जी, तो इसके पास है ही नहीं मटेरियल, बना पाएगा? अब क्या बोलेगा कि पहले पैसा दे दीजिए, हम आते हैं मटेरियल लेके तब आपको बना के देंगे, ऐसा तो नहीं कर बोलेगा। आपको स्टॉक रखना पड़ेगा मेंटेन करके, क्योंकि अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लेना तो स्टॉक मेंटेन रखना पड़ेगा। तो कितना रखना है, मैक्सिमम कितना रखना है, मिनिमम कितना रखना है, किस लेवल पर हमको री ऑर्डर दे देना है कि हमारा कॉस्ट कम से कम पड़े, वो सारे टेक्निक यहाँ पे आप लोग लीफो मेथड, फीफो मेथड पढ़े होंगे, मटेरियल कंट्रोल के टेक्निक है कि कैसे आप मटेरियल को कंट्रोल करेंगे। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे कि मटेरियल कंट्रोल, लेबर कंट्रोल कैसे करेंगे, लेबर के ऊपर सबसे ज़्यादा खर्चा होता है, तो लेबर को कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे उसको कम से कम पैसे में काम करा लेंगे। तो ये सब टेक्निक हम लोग देखेंगे कि कॉस्ट कंट्रोल कैसे करेंगे। तो 3 ऑब्जेक्टिव हम लोग देख रहे हैं कॉस्टिंग का। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, टोटल कॉस्ट निकालना, दूसरा क्या है, कॉस्ट पर यूनिट निकालना, और तीसरा क्या है, कॉस्ट कंट्रोल। इससे रिलेटेड ही बाकी ऑब्जेक्टिव है। तो 3 ही मेजर ऑब्जेक्टिव हम लोग इसके अंदर देखते हैं। इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे बताते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि टेक्निक कितने हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के। तो 2 टेक्निक है कॉस्ट अकाउंटिंग के, या मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग बोल सकते हैं, मेथड्स और टेक्निक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में 2 तरह का टेक्निक और 2 तरह का मेथड होता है। पहला टेक्निक होता है, इसको सिंगल यूज बोल सकते हैं, एक होता है कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड। एक होता है ऑर्डर बेस्ड कॉस्टिंग मेथड। आदेश आधारित लागत विधि। निरंतर आधारित लागत विधि। ध्यान दीजिए, 2 तरीके के कॉस्टिंग मेथड्स होते हैं और इसी के अंदर हम लोग को सारे मेथड्स पढ़ना है। तो पहला बोलता है ऑर्डर बेस्ड कॉस्टिंग मेथड कौन होता है बताइए, जहाँ पे ऑर्डर से काम होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट ठेका लागतांकन। बताइए, कॉन्ट्रैक्ट के काम जितने भी होते हैं सब क्या होते हैं, ऑर्डर से होते हैं। क्या अगर शादी का कार्ड बनाना है तो पहले से बना के रखता है,
ऑर्डर के आधार पर होगा। यहाँ ऑर्डर आएगा तो काम होगा, नहीं तो चुपचाप बैठा रहेगा मशीन बंद करके। तो जितने कॉन्ट्रैक्ट के कॉस्टिंग होते हैं, जितने कॉन्ट्रैक्ट के कॉस्टिंग होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्डर बेस्ड होते हैं। और क्या क्या इसके अंदर आएगा, बैच कॉस्टिंग, और क्या आएगा, जॉब कॉस्टिंग भी बोल सकते हैं। जॉब वही हिंदी में भी वही लिखा है जॉब कॉस्टिंग। और ये कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड में क्या होता है, इसमें ऑर्डर का इंतजार नहीं करना होता, इसमें कंटिन्यूअस अपना प्रोडक्शन करते रहे। जैसे यूनिट कॉस्टिंग इसके अंदर आएगा, इकाई लागतांकन। और इसके अंदर क्या आएगा बताइए, प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रक्रिया लागतांकन। और क्या आएगा, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, परिचालन लागतांकन। दो तरीके के टेक्निक हैं। एक तरीका है जहाँ पे काम कंटिन्यू चलता रहता है, जैसे यूनिट कॉस्टिंग में होता है, बिस्किट बनाने का काम क्या होता है, कंटिन्यूस चल रहा है, तो वहाँ कॉस्ट निकालने का तरीका अलग तरीके से निकलेगा। और बिल्डिंग वगैरह बनने में होता है, ठेका मिलता है तब बनता है। अब ठेकेदार जो है क्या करते हैं, कभी कभी देखिएगा पूरा खाली है 6-7 महीना, और कभी कभी इतना काम मिल जाएगा फुर्सत नहीं है। तो ये ठेका का मतलब क्या, स्पेशल ऑर्डर पर होगा, ऑर्डर मिलेगा तो काम मिलेगा, नहीं तो बंद रहेगा। तो अगर ऐसा काम कहीं आपको इस नेचर का काम कहीं मिल रहा है कि ऑर्डर के आधार पर काम करना है, तो कभी देखिएगा खूब बिजी, जैसे शादी विवाह के समय में देखिए कार्ड प्रिंटिंग प्रेस को फुर्सत नहीं है, उसके बाद देखिए तो बेगारी बैठा हुआ है। तो आखिर क्या करना है, इसमें स्पेशल ऑर्डर पर ही प्रिंट करना। अगर बेगारी बैठे तो क्या करिएगा, पहले से बना कर रखिएगा ये वर्सेस ये, और फिर आएगा कोई ऑर्डर तो मिलाइएगा कि कौन है, कुछ नहीं कर सकते, चुपचाप बैठे रहना है, जब तक ऑर्डर नहीं आएगा आप कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ बोलता है स्पेशल ऑर्डर कॉस्टिंग मेथड है, जहाँ स्पेशल ऑर्डर आएगा तभी आप उसको कैलकुलेट करेंगे। तो क्या करना चाहिए बताइए, अगर शादी का कार्ड 4 महीना खूब चलता है, बाकी दिन नहीं चलता है प्रिंटिंग प्रेस, तो आपको कैसे कॉस्ट निकालना चाहिए, जानते हैं क्या करता है, वो पूरे साल भर का खर्चा आपसे वसूलता है। कि जो 8 महीना बैठा रह गया मेरा मशीन, उसका खर्चा कौन देगा, वो 8 महीने का भी कॉस्ट आपसे वसूलता है, मशीन का डेप्रिसिएशन सब कुछ आपसे वसूलता है, आपको ध्यान नहीं है। तो इसका कॉस्ट निकालने का तरीका अलग है, क्योंकि बोलता है कि अगर हम नहीं रहेंगे, प्रिंटिंग प्रेस नहीं बनाएंगे, तो आप फिर आपके शादी विवाह में कार्ड नहीं छपेगा। और अगर हम प्रिंटिंग प्रेस लगाते हैं तो 8 महीना हम बेगारी रहते हैं, तो 8 महीना का खर्च कौन देगा, आप ही ना दीजिएगा। तो कस्टमर से वो 8 महीने का पूरा डेप्रिसिएशन, पूरा रेंट सब कुछ जोड़ता है। स्टाफ का खर्चा सोचिए, 8 महीना का सैलरी बैठा के दे रहा स्टाफ को, उसका खर्चा भी आप ही के कार्ड पर जोड़ दिया वो। तो इसका तरीका अलग है, क्योंकि जानता है कि हमको कभी कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता है, तो सारा खर्चा एक बार आपके ऊपर डाल देगा पूरे साल का। और यहाँ पे देखिएगा कॉस्ट कम होगा, यहाँ कॉस्ट महंगा पड़ेगा और यहाँ कॉस्ट क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि इसका कंटिन्यूस ऑर्डर हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, उसी बीच में आपका प्रोडक्शन कर दिया, कोई दिक्कत। जैसे आप किसी के पास जाइए फर्नीचर का कोई सामान बनाने, उसको दुकान में चले जाइए और उसको दीजिए तो देखिएगा सस्ते में बना देगा, और आप ऑर्डर दीजिए तो महंगा लेगा। एक टेबल छोटा सा मंदिर बनाना है, फर्नीचर का ही छोटा सा मंदिर टाइप का बनाना है भगवान के लिए, आप उसके दुकान में जाइए और उसको बोलिए कि भाई कितने में, तो क्या करेगा जानते हैं, मटेरियल का, लेबर का थोड़ा मोड़ा खर्चा लेगा, क्योंकि उसका लेबर ऑलरेडी कहीं इंगेज है, काम तो कर रहा है वहाँ। अब काम कर रहा, सोचता है कि काम कर रहा, उसी बीच में अगर थोड़ा सा आ जाता है हमको पैसा तो क्या दिक्कत है, वही लेबर काम कर दिया, 8,000 में ही काम किया, एक्स्ट्रा पैसा तो नहीं मांगेगा। ऐसा बोलेगा कि हम उसका मंदिर बनाए थे तो अलग से दीजिए, हम तुमको सैलरी देते हैं, तुमको जो काम देंगे वो करना पड़ेगा। तो उसी 8,000 सैलरी में वो काम कर लिया, और हमारा थोड़ा सा मटेरियल लगा 500 रुपये या 200-300 रुपये, वो प्रॉफिट अपना जोड़ के निकाल लिया। लेकिन उसी लेबर को बोलिए कि भैया तुम मेरे यहाँ आके मंदिर बना दो, तो पहला तो लेबर चार्जेज 500, मटेरियल पूरा एक प्लाई खरीदवा देगा, हाँ या नहीं, महंगा पड़ जाएगा आपको। तो देखना ये है कि जहाँ कंटिन्यूअस काम होने लायक है वहाँ पे कंटिन्यूअस ऑर्डर कॉस्टिंग मेथड लगाइए, कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड लगाइए, और जहाँ काम कंटिन्यूअस नहीं होने लायक है वहाँ पे लगाइए स्पेशल ऑर्डर। ये स्पेशल ऑर्डर भी बोलते हैं या ऑर्डर बेस्ड कॉस्टिंग मेथड भी बोलते हैं। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे। अच्छा, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है? पहले कौन होता होगा? पहले कॉस्टिंग होता है, देन फिनांस होता है। लागत निकलेगा तब ना बेचेगा। पहले कॉस्टिंग होता है, फिर फाइनेंस होता है। कॉस्टिंग के लिए CMA चाहिए और फाइनेंस के लिए चार्टर्ड चाहिए, CA चाहिए। फाइनेंस के लिए अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और कॉस्टिंग का अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। एक सिमिलैरिटी है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी डबल एंट्री सिस्टम लगता है और कॉस्ट अकाउंटिंग में भी डबल एंट्री सिस्टम लगता है।
अच्छा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सारे आइटम्स को लिया जाता है, जितने भी खर्चे होते हैं सारे खर्चे को लिया जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में कुछ खर्चे को इग्नोर कर दिया जाता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिविडेंड, इनकम टैक्स, ये सब खर्चे नहीं, बैड डेप्ट, ये सब नहीं लिया जाएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट ही नहीं, बैड डेप्ट कहाँ से होगा? अभी तो लागत सामान बन रहा है तो उसमें डूबेगा मेरा पैसा कहाँ? वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है। तो आपको याद रखना है कि कौन कौन से पार्ट हैं जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो यहाँ पे नहीं लिए जाते। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अकाउंटिंग कॉस्ट क्या? नहीं, इसको CMA, पहले ICWA, अच्छा इसका जो चार्ट लगाता था पहले ICWA होता था, अब इसका नाम हो गया CMA। यहाँ से जो ऑडिटर प्रोड्यूस होंगे, ये जो ऑडिटर बनाता है, अगर आप सोचते हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का ऑडिटर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्या वो आगे देखेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पढ़ना है बैंक रिकन्सिलेशन में। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पहले होता था इसका, ये कलकत्ता में हेडक्वार्टर, याद रखेगा कहाँ पे है? कलकत्ता में। और ICI का कहाँ पे है? दिल्ली में। ICI का दिल्ली में है और इसका कलकत्ता में। कोई दिक्कत है? हेडक्वार्टर। पहले एक बात क्या होता था? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट होता था, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, उसका नाम बदल के CMA कर दिया, क्योंकि इसमें सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग का था। लेकिन अब कॉस्ट अकाउंटेंट को मैनेजमेंट का भी नॉलेज होना चाहिए, बिना मैनेजमेंट का नॉलेज के लिए वो कॉस्ट अकाउंटेंट अच्छा नहीं बन सकता, इसलिए इसका नाम बदल के कर दिया CMA इंस्टीट्यूट। तो CMA इंस्टीट्यूट का भी नाम है और डिग्री का भी नाम CMA है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के इंस्टीट्यूट का नाम है ICAI, लेकिन डिग्री का नाम है चार्टर्ड अकाउंटेंट। और यहाँ पे CMA इंस्टीट्यूट का भी नाम है, मेन इंस्टीट्यूट का नाम CMA है और उसका डिग्री का भी नाम CMA है, जो इसका ऑडिट कर सकता है। तो हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डिफरेंस को देख लिए। सिमिलैरिटी, पहला सिमिलैरिटी ये है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में भी डबल एंट्री सिस्टम लगेगा और फाइनेंस अकाउंटिंग में भी डबल एंट्री सिस्टम लगेगा। और सिमिलैरिटी क्या है? और बताइए कुछ सिमिलैरिटी, 2-3 सिमिलैरिटी है, जैसे लगाइए दिमाग पर थोड़ा। अच्छा चलिए डिफरेंस बता दीजिए, और डिफरेंस बताइए कुछ, सोचिए। नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं, टैक्सेस तो सबके ऊपर चार्ज होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में इस्तेमाल होता है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो ट्रेडिंग कंसर्न में इस्तेमाल होता है। ट्रेडिंग मतलब जो सामान खरीदता और बेचता है, बनाता नहीं है। और जहाँ बनाता है वहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग इस्तेमाल होता है। जब कॉस्ट अकाउंटिंग ख़त्म होगा तब फाइनेंशियल अकाउंटिंग शुरू होगा। कोई दिक्कत है? कॉस्ट अकाउंटिंग के अपने स्टैंडर्ड से बता चुके हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस है कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच में, जो आपको जानना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट कितने तरह के होते हैं, इसको लिखिए फिर बताते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, आपके टॉपिक में यही है। दूसरा जो टॉपिक आपके सिलेबस में, पहला था कॉस्ट, दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। अब एकदम टू दी पॉइंट आपका चलेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप लोगों को मालूम है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के अंदर कितने कॉस्ट पढ़ते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, लागत का वर्गीकरण। या इसको एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट भी बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, लागत के तत्व। अच्छा, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं कॉस्ट के? तो कॉस्ट के 3 एलिमेंट होते हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। किसी भी वस्तु का अगर लागत निकालते हैं तो उसमें 3 ही चीज़ जुड़ा रहता है, 3 ही एलिमेंट होते हैं। पहला एलिमेंट होता है मटेरियल, सामग्री। पहला एलिमेंट है मटेरियल, सामग्री। दूसरा एलिमेंट है लेबर, श्रम, जिसको आप वेजेज भी बोलते हैं। और तीसरा एलिमेंट है एक्सपेंसेस। तीन एलिमेंट, अगर तीनों को जोड़ देंगे कॉस्ट निकल जाएगा। कॉस्ट मीन्स मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट प्लस एक्सपेंसेस, तीनों को ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा मेरा कॉस्ट। अब मटेरियल कॉस्ट कितने तरह के होते हैं? तो 2 तरह के होते हैं। मटेरियल क्या होता है वो जानते हैं ना सब लोग? मटेरियल बताने की जरूरत नहीं है। मटेरियल का मतलब जो भी, अब चूँकि एक किसी एग्जाम्पल को लेंगे तो शायद उसका एक मटेरियल बता सकते हैं, सब तो अलग अलग प्रोडक्ट है। अब गाड़ी बनने में अलग मटेरियल लगता है, कपड़ा बनने में अलग, तो मटेरियल जो भी मटेरियल उसमें इन्वॉल्व होगा वो सबके कॉस्ट को जोड़ेंगे तो मटेरियल कॉस्ट निकल जाएगा। और मटेरियल सबसे मेजर कंपोनेंट होता है कॉस्ट का, ये लगेगा ही, सबसे ज़्यादा खर्च अगर होता है तो मटेरियल में होता है। ठीक है, अभी तो कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें लेबर का कॉस्ट ज़्यादा भाग जाता है, मटेरियल का कॉस्ट कम आता है।
और एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा लगता है, एडिशनल लगता है। तो दो तरह का मटेरियल लगता है हम लोगों का, एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, प्रत्यक्ष सामग्री, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल और प्रत्यक्ष दो तरह का मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। पहले समझ लीजिए, अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो मटेरियल यूज हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मटेरियल। और उसके अलावा भी मटेरियल लगता है जो प्रोडक्शन के बाद लगता है उसके ऊपर, वो कौन सा मटेरियल है, इनडायरेक्ट। ये फैक्ट्री में लगेगा, ये ऑफिस के फैक्ट्री के बाद लगेगा। अब क्या लगता है कि अगर मिठाई दुकानदार की बात करें तो मिठाई दुकानदार सिर्फ मटेरियल वो मिठाई बनाने में लगाता है, मिठाई बनाने में जो भी उसका लगा वो मटेरियल तो है ही, साथ ही साथ उसको पैक करने के लिए पैकिंग का खर्च पड़ता है, तो वो भी तो मटेरियल का खर्च है। तो जो बना रहा है वो फैक्ट्री में जहाँ भी उसका जगह है बनाने का, उस जगह पे जो बना रहा है वो कॉस्टिंग कहलाता है डायरेक्ट मटेरियल, ये डायरेक्टली लगा उस सामान पर। और इनडायरेक्ट मतलब उसको इसके अलावा बहुत सारे मटेरियल लगते हैं जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, समझ गए। डायरेक्ट मतलब जो डायरेक्टली रिलेटेड है प्रोडक्शन से, और जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है उसको कौन सा मटेरियल बोलते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल। उसी तरह लेबर दो तरह का, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर मतलब ऐसा मजदूर का पेमेंट जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, जिसके बिना प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, तो इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष श्रम। और एक होता है इनडायरेक्ट लेबर, ये कौन होता है, जिसका प्रोडक्शन से लेना देना नहीं है, लेकिन वो हमारे यहाँ बताइए, फैक्ट्री के बाहर जो गार्ड खड़ा है, नाइट गार्ड जो है फैक्ट्री के बाहर गेट खोलने के लिए, उसको हम सैलरी दे रहे हैं, तो वो मेरा किस के अंदर आएगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। उसका डायरेक्टली रिलेशन नहीं है प्रोडक्शन से, वो नहीं रहेगा तो भी प्रोडक्शन हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसको पेमेंट दे रहे हैं, तो वैसे लेबर के कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट। अगर वो नहीं रखेंगे तो मटेरियल चोरी होने का डर हो सकता है, मिस हैंडलिंग का डर हो सकता है, तो इसके कारण हम उसको रखते हैं। तो ये मेरा इनडायरेक्ट लेबर कहलाता है, जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। अच्छा, कोई फैक्ट्री चला गया, फैक्ट्री में ही ले लिया आपसे, बाहर नहीं लिया, फैक्ट्री में ही सामान उठा लिया, तो उससे क्या करेंगे, डायरेक्ट लेबर का खर्चा लेंगे या इनडायरेक्ट का खर्चा लेंगे, उससे डायरेक्ट का खर्चा लेंगे। लेकिन फैक्ट्री के बाहर अगर चला गया तो फिर इनडायरेक्ट का भी उसमें जोड़ देंगे। और एक्सपेंसेस भी दो तरह के होते हैं, पहला होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो डायरेक्टली रिलेटेड है सामान के बनाने से। और भी बहुत सारा खर्च होता है सामान बनाने में, हम लोग शादी विवाह फंक्शन में देखते हैं कितने सारे खर्चे होते हैं, तो वहाँ तीन चीज़ लगता है, मटेरियल लगता है, लेबर लगता है। क्या यही दोनों लगा के छोड़ दीजिएगा कि मटेरियल ला के रख दिया और लेबर, और भी बहुत सारा खर्च एक्स्ट्रा होगा, एडिशनल होगा, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेज होगा। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का दूसरा नाम है ओवरहेड्स। क्या नाम है, ओवरहेड्स। ऊपरी व्यय, ऊपरी व्यय समझते हैं, ये ऊपर से लगेगा, ये खर्च ऊपर से लगेगा, मतलब सामान बनने के बाद और खर्च हमारा ऊपर से लग रहा है। जैसे मिठाई बना तो लिए, बना कर रख तो दिए, स्टोर कहाँ कीजिए, स्टोर कहाँ कीजिएगा, बाहर छोड़ दीजिएगा या फ्रिज में रखिएगा, कहीं ठंडे जगह पे रखिएगा ताकि मिठाई ताज़ा रहे। तो बताइए फ्रीजिंग का कॉस्ट, उसका बिजली बिल लग रहा है ना, तो वो सब कहाँ जाएगा, तो ऊपर से लगता है खर्च। मतलब सामान बन गया उसके बाद भी और खर्चा लगता है, उसको बोलते हैं ओवरहेड्स। और ओवरहेड्स कितने होते हैं, कितने ओवरहेड्स होते हैं, 3 ओवरहेड्स होते हैं। पहला होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, उस सबसे पहले फैक्ट्री होगा, वर्क्स और फैक्ट्री ओवरहेड। वर्क्स का मतलब कारखाना होता है, फैक्ट्री मतलब होता ही है। दूसरा होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। कार्यालय एवं प्रशासन व्यय। और तीसरा होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड।
ये खर्चे होंगे 3, यानी ऊपर से सोचिए 3 खर्च और होता है। सामान बनने के बाद फैक्ट्री में कुछ खर्च होगा, उसको रखने में, संभाल के रखने में, हैंडलिंग करने में, कुछ खर्च ऑफिस में होगा और कुछ खर्च क्या होगा, सेलिंग। बताइए ऑफिस में जो स्टाफ काम कर रहा है उसका सैलरी कहाँ जोड़िएगा आप? ऑफिस में जो बंदा काम कर रहा है आपके सामान को बेचवाने के लिए या किसी काम करने के लिए, तो उसका सैलरी कहाँ जोड़िएगा? उसका सैलरी भी तो जोड़ना है, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जोड़िए कि मेरा एक्स्ट्रा खर्चा है, जिसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं, लेकिन खर्चा तो हो रहा है। अगर वो नहीं रहेगा सामान ही नहीं बिकेगा। तो ऐसे में ऑफिस में जो भी खर्च हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उसको चलाने में जो खर्च हो रहा है, सब इनडायरेक्ट पार्ट है। और सेलिंग करने में जो खर्च हो रहा है, बताइए सेलिंग एक्सपेंसेस का प्रोडक्शन से कोई लेना देना, लेकिन खर्चा करना पड़ेगा, मार्केटिंग करना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा, एजेंट रखना पड़ेगा, सेल्समैन को कमीशन देना पड़ेगा। तो ये सारे खर्चे जो हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं। और सारे खर्चे को जोड़ देंगे, ध्यान दीजिएगा क्या क्या जोड़ते हैं। पहला मटेरियल डायरेक्ट इंडायरेक्ट, लेबर डायरेक्ट इंडायरेक्ट, एक्सपेंसेस डायरेक्ट प्लस ये प्लस ये प्लस ये इक्वल टू टोटल कॉस्ट। फिर से सुन लीजिए, मटेरियल दोनों, लेबर दोनों, ये प्लस ये हो गया, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस ये प्लस ये प्लस ये इक्वल टू टोटल कॉस्ट। और इसी को हम जोड़ देंगे तो मेरा टोटल कॉस्ट निकल जाएगा कि किसी प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट क्या होता है। कोई दिक्कत है? इसको लिखिए, उसके बाद हम बताते हैं एक्सपेंसेस के क्या नेचर्स होते हैं। अब हम लोग ओवरहेड्स के अंदर देखेंगे कि एक्सपेंसेस कितने तरह के होते हैं। तो हम लोग अलग अलग एक्सपेंसेस होते हैं, कॉस्ट अलग अलग होते हैं, तो ओवरहेड्स कितने तरह के होंगे। तो अगर हम लोग नेचर ऑफ ओवरहेड्स की बात करें या नेचर ऑफ कॉस्ट की बात करें, प्रकृति, एक बात ध्यान दीजिएगा, हम लोग कॉस्ट जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर कर रहे हैं। नेचर के आधार पर कितने तरह के कॉस्ट होंगे, तो नेचर के आधार पर कॉस्ट का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो पहला होता है फिक्स कॉस्ट, सुने होंगे आप लोग, अस्थाई लागत। दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तनशील लागत। और तीसरा होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, अर्ध परिवर्तनशील लागत। कोई दिक्कत है? अब फिक्स कॉस्ट क्या होता है, हम कुछ आपको नहीं बताते, सिर्फ एक पिक्चर ड्रॉ करते समझ में आ जाएगा। प्रोडक्शन बढ़े या घटे, लेकिन अगर आपका कॉस्ट एज इट इज़ लगे, मतलब ज़्यादा बनाएगा तो भी उतना ही लेगा, कम बनाएगा तो भी उतना ही लेगा, इस कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। ऐसा पिक्चर बनेगा इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो। प्रोडक्शन देखिए यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है, 1 पीस बनाएंगे तो उतना ही लगेगा, 2 पीस बनाएंगे तो उतना ही लगेगा, 3 पीस बनाएंगे उतना ही लगेगा, 4 पीस बनाएंगे उतना ही लगेगा। ऐसे कॉस्ट को कौन सा कॉस्ट बोलते हैं? फिक्स। आपको यूनिट बढ़ाओ या घटाओ लगेगा ही लगेगा। जैसे हमारा रेंट, हमारे ट्यूशन का रेंट है, 1 बैच पढ़ाएं तो भी रेंट उतना ही, 2 बैच पढ़ाएं तो भी रेंट उतना ही, 3 बैच पढ़ाएं तो भी, 24 घंटे पढ़ाते रहे तो भी उतना ही रेंट। कोई दिक्कत है? इसको कौन सा कॉस्ट बोलते हैं? फिक्स कॉस्ट। तो किसी भी इंडस्ट्री में जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो एक कॉस्ट आता है जिसको फिक्स कॉस्ट बोलते हैं, और कोई बिजनेसमैन इससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, ये आपसे लेगा ही लेगा, आप चाहे ज़्यादा क्वांटिटी बनाए या कम क्वांटिटी बनाए। इसीलिए देखिएगा कम आप बनाएंगे तो महंगा पड़ता है, और ज़्यादा बनाते हैं तो सस्ता पड़ता है। ठीक है। दूसरा कॉस्ट क्या होता है, याद रहेगा सबको? फिक्स कॉस्ट का मतलब है कि क्वांटिटी बढ़ने और घटने से उस पर कोई असर नहीं पड़ता। वेरिएबल कॉस्ट ऐसा रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट परिवर्तनशील लागत। अगर आप 0 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे तो 0 खर्चा, 1 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे तो 1 के बराबर खर्चा, 2 यूनिट प्रोडक्शन करेंगे 2 के बराबर, 3 यूनिट 3 के बराबर, 4 यूनिट 4 के बराबर होगा, 5 यूनिट 5 के बराबर। जितना खर्चा करेंगे उतना आपका, जितना प्रोडक्शन करें उतना लगेगा। इसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। जैसे इंक, अगर मेरे ट्यूशन के लिए देखा जाए तो, हाँ या नहीं, समोसा सेंटर के लिए उसका मटेरियल, कोई समोसा नहीं बनाएगा कोई खर्चा नहीं, 1 पीस बनाएगा तो थोड़ा खर्चा, 2 पीस बनाएगा तो थोड़ा खर्चा, 3 पीस बनाएगा तो जितना क्वांटिटी हम प्रोड्यूस करते चले जाएंगे उतना ही मेरा खर्चा क्या होगा, बढ़ते जाएगा। जब हम क्वांटिटी 0 करेंगे, 1 भी पीस नहीं बनाएंगे तो कोई खर्चा नहीं होगा। इसको हम लोग बोलते हैं, बताइए गाड़ी नहीं चल रही तो डीजल का खर्चा लगेगा, गाड़ी नहीं चल रही तो डीजल का खर्चा नहीं लगेगा। ये लॉकडाउन में गाड़ी बंद है तो ड्राइवर का पेमेंट नहीं, डीजल का खर्चा नहीं, लेकिन इंश्योरेंस ख़त्म हो रहा है,
रोड लाइसेंस ख़त्म हो रहा है, लाइसेंस लेना पड़ता है ना, परमिट, वो ख़त्म हो रहा है, वो सब हमारा फिक्स, बैंक लोन चल रहा है आपका, ये सब फिक्स एक्सपेंसेज है। इसके ये आपके कंट्रोल का चीज़ नहीं, ये लगेगा ही लगेगा। तो ये फिक्स एक्सपेंसेज है, आपका प्रोडक्शन हो ना हो, गाड़ी चले ना चले, प्रोडक्शन हो या ना हो, ये खर्चे लगेंगे ही लगेंगे, इसमें कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। और ये खर्चे तब लगते हैं जब मेरा प्रोडक्शन होता है, जितना कम प्रोडक्शन उतना कम खर्चा, जीरो प्रोडक्शन जीरो खर्चा, हाई प्रोडक्शन हाई खर्च। यानी प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग अगर कोई खर्च बढ़ता और घटता है तो ऐसे खर्च को कौन से खर्च बोलते हैं? वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरी करता है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन। ज़्यादा बनाएंगे ज़्यादा लगेगा, कम बनाएंगे कम लगेगा, नहीं बनाएंगे नहीं लगेगा। यहाँ बोलता है ज़्यादा बनाएंगे तो भी उतना ही लगेगा, कम बनाएंगे तो भी उतना ही लगेगा, नहीं बनाएंगे तो भी उतना ही लगेगा। ऐसे खर्चे को बोलते हैं फिक्स एक्सपेंसेस। और किसी सामान के प्रोडक्शन में दोनों मिलेगा, दोनों के साथ साथ एक और मिलेगा, सेमी वेरिएबल। यहाँ ऐसे फिक्स रहता है और यहाँ से चलेगा सेमी वेरिएबल। वेरिएबल कॉस्ट और ये फिक्स कॉस्ट। ऐसा बताइए कौन सा एग्जांपल बताइए। मतलब कुछ पीस तो लगेगा ही, एकदम फिक्स है, इतना तो लगेगा, उसके बाद जितना ज़्यादा लोगे उतना लगेगा। बिजली बिल जी बताइए ना, सबसे बढ़िया है। बोलता है कि 75 रुपये लेंगे फिक्स, तुम चलाओ या ना चलाओ। बताइए हम लोग लॉकडाउन में बिजली नहीं यूज़ किए तो ये कॉस्ट हम लोग दिए कि नहीं दिए? अभी 75 रुपये अगर ले रहा है वो, तो बोलता है 75 रुपये सर लगेगा, आप यूज करो या ना करो। और उसके बाद जितना यूज करोगे उतना मीटर रीडिंग करेंगे और उतना खर्चा जोड़ेंगे। इसका मतलब दोनों ना मेरे पड़ जा रहा है। यहाँ फिक्स भी पड़ जा रहा है। सेमी वेरिएबल का मतलब है कि जो टोटल एक्सपेंडिचर उसका कुछ पोर्शन फिक्स होगा और कुछ पोर्शन क्या होगा? वेरिएबल होगा। ऐसे खर्चे को हम लोग सेमी वेरिएबल बोलते हैं। शादी का कार्ड छपवाना है, सेमी वेरिएबल, वहाँ कुछ फिक्स ले लेगा और कुछ क्या होगा? वेरिएबल हो जाएगा। अब बताइए शादी का कार्ड छापना है तो जो टाइपिंग करेगा और उसका डिज़ाइन तैयार करके बनाता है नेगेटिव, उसका खर्चा फिक्स। वो बोलेगा सर इसका तो हम 100 रुपये लेंगे ही लेंगे, आप 1 पीस बनाओ चाहे 1000 पीस बनाओ, ये 100 रुपये अलग से, ठीक है, डिज़ाइन तैयार करने का अलग से। उसके बाद जितना मटेरियल लगेगा उतना खर्चा आपसे लेंगे, कार्ड जितना लगेगा, इंक मेरा जितना लगेगा, लेबर जितना लगेगा। लेकिन ये तो 100 रुपये आपको लगेगा ही लगेगा। यानी फिक्स कुछ हो गया और कुछ क्या है? वेरिएबल है। तो इसको बोलते हैं सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं? नाम ही है सेमी वेरिएबल का मतलब है कि सम पार्ट जो है इसका फिक्स होगा और सम पार्ट क्या होगा? कुछ भाग इसका फिक्स रहेगा और कुछ भाग क्या होगा? वेरिएबल होगा। किसी को कोई दिक्कत तीनों चीज़ में? फिक्स कॉस्ट समझ गए, वेरिएबल कॉस्ट समझ गए और सेमी वेरिएबल कॉस्ट समझ गए। ये 3 कॉस्ट इसमें लगेंगे। कोई दिक्कत है? इसको लिख लीजिए। आपको एग्जाम्पल दे देगा इसमें।